इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 1 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो देखते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले देखेंगे रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन एंड फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन है प्लस इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। In the computer system comprises of hardware and software. Hardware can only understand machine code in the form of 0 and 1, which doesn't make any sense to a naive user. देखिए नाइव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नया, न्यू यूज़र जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी। ठीक है। सो देखिए कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख भी चुके होंगे, डेस्कटॉप हुआ या आपका लैपटॉप हुआ, हार्डवेयर तो है ही है, मतलब जो चीज़ हार्डवेयर मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, वो फिजिकल इक्विपमेंट जो लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, फिजिकली जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। सॉफ्टवेयर अंदर के जो प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते, बट सारी वर्किंग किसके थ्रू हो रही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह है, एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर के अंडर आ गई। तो एक कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर जो होता है मतलब कंप्यूटर इन जनरल, वो मशीन कोड को ही समझ पाता है, मतलब बाइनरी कोड को। मशीन कोड मतलब हर चीज़ आपकी अल्टीमेटली किस फॉर्म में होगी, डिजिटल में, मशीन कोड में, दैट मीन्स 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में। हर चीज़ यदि कोई प्रोग्राम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में ही आपने देखा होगा लिखा जाता है एक प्रोग्राम, वो भी फाइनली कन्वर्ट होके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, बट ये 0 और 1 के फॉर्म में कोई एक यूज़र है, पढ़ रहा है यदि उस कोड को, उसको समझ नहीं आएगा ये। ठीक है। सो यूज़र को इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए बीच में कौन सा सिस्टम यूज़ करना पड़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन को ईजी कर सके। ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वी नीड अ सिस्टम विच कैन एक्ट एज एन इंटरमीडियरी एंड मैनेज ऑल द प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब कंप्यूटर का इन जनरल जो भी प्रोसेसेस रन हो रही है उसमें, या जो भी रिसोर्सेज, इनपुट आउटपुट, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उन सब को मैनेज करने के लिए एक बीच में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के इंटरेक्शन को ईजी कर सके। वही इंटरमीडियरी जो सिस्टम हम यूज़ करें उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। सो यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं, तो जो आपने देखा ना, ये विंडोज़ हो गया और मैक हो गया, ये जितने भी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से सारी चीज़ें ऑन हो रही होती। आपके सामने जो फाइल्स फोल्डर्स खुल के आते हैं, फिर कौन सी फाइल खुली है तो किस पे आप वर्क करें, इन सब का मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है पीछे पीछे, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र को इतना ध्यान नहीं देना पड़ता। ठीक है। सो जैसे देखिए, सपोज ये आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया और ये यहाँ पे यूज़र है। ठीक है। तो बीच में यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हर चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन हो पा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है ज़्यादातर रिसोर्सेज को और फाइल्स को, जो भी प्रोसेसेस हैं। So, an operating system can be defined as an interface between user and hardware. It is responsible for the execution of all the processes. रिसोर्स एलोकेशन मतलब किसको क्या रिसोर्स देनी है, इनपुट आउटपुट की बहुत सारी प्रोसेसेस, यदि वो डिमांड करे कि हमें एट अ टाइम ये पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किसको देना है। इसके लिए प्रॉपर एल्गोरिदम्स होते हैं, प्रॉपर प्रोसेसेस, प्रॉपर कुछ प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे देखेंगे। देन सीपीयू मैनेजमेंट, सीपीयू एट अ टाइम कौन मेमोरी यूज़ कर रहा है, किसको मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। देन फाइल मैनेजमेंट एंड मैनी अदर टास्क, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इंडिविजुअली जैसे रिसोर्स एलोकेशन हो गया, सीपीयू मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। Now next है, the purpose of an operating system is to provide an environment in which
अ यूज़र कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें यूज़र को ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम को समझने की उसे ज़रूरत नहीं है। उसका काम है सिर्फ प्रोग्राम लिखना, उसे एग्जीक्यूट कराना, ताकि कन्वीनियंटली वो एग्जीक्यूट हो सके और एफिशिएंटली, मतलब जो रिजल्ट उसे देना है वो आउटपुट अच्छे से जनरेट हो सके। बाकी बैक पे कौन काम कर रहा होता है सारी मैनेजमेंट का? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, इट इज़ अ प्रोग्राम ओनली, बट बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है। बाकी सारे प्रोग्राम्स इसके ऊपर ही रन करते हैं। सबसे पहले यदि आप सिस्टम जब ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ओपन होता है, ठीक है, फिर वो बाकी प्रोग्राम्स को या रिसोर्सेज को मैनेज करता है। नाउ ये एक डायग्राम है इन जनरल। ये देखिए, जैसे हार्डवेयर हो गया कंप्यूटर, ये बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे यूटिलिटीज, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इसमें डिटेल में मत जाइए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। यूटिलिटीज़ हो गया, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, अपने कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसकी मदद से वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। देन बाकी के एप्लीकेशन, जैसे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होते ही आपके फिर और सारी चीज़ें आप रन कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप चला सकते हैं कंप्यूटर पे, जैसे डेटाबेस हो गया, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी एप्लीकेशन, इंटरनेट आप ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, देन कोई गेम खेल सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग लिसन कर सकते हैं, कुछ भी, एनी टास्क। सो ये एक जनरल एक डायग्राम हो गया ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का। और यहाँ पे यूज़र है, देखिए डेफिनेटली यूज़र कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। यूज़र यूज़र ही तो रन कर रहा होगा, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गया, ब्राउज़र, ये यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से ना इंटरेक्ट करके वो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जा रहा है। तो सारी हेडेक किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। यूज़र का काम है बस अपना काम करे, उसे ज़्यादा कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एक कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, जो कि हम पीछे डायग्राम में भी देख चुके हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहली बात तो देखिए जो भी सिस्टम बना उसका बेसिक पर्पस क्या है? वो सर्व कर रहा होता है किसको? यूजर्स को। तो पीपल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूजर्स, यूजर्स मतलब पीपल हु आर यूजिंग द कंप्यूटर, उस डिवाइस को जो यूज कर रहा है उसको हम यूजर कहेंगे। देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, आप जैसे ही कंप्यूटर में देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंपाइलर्स हैं जिसकी मदद से आप कोई प्रोग्राम कंपाइल और रन कर सकते हैं, डेटाबेसेस हैं, गेम्स खेल सकते हैं, वीडियो प्लेयर, ब्राउजर्स एट्सेट्रा, ढेर सारी चीज़ें कंप्यूटर में डली रहती हैं, ढेर सारे एप्लीकेशंस। नाउ सिस्टम प्रोग्राम्स, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड प्रोग्राम हो गए, शेल्स हो गए, एडिटर्स, कंपाइलर्स एट्सेट्रा, सिस्टम प्रोग्राम्स हो गए। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है, अ स्पेशल प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। इसके अपने कुछ प्रोग्रामिंग होती है अच्छी खासी, ठीक है, जिसकी मदद से बाकी चीज़ें मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है, बट ये भी एक डेफिनेटली एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से यूज़र और हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। हार्डवेयर में आपका हो गया जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिस्क्स हो गए, मेमोरी हो गई, जो भी कंप्यूटर में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है फिजिकली आप देख सकते हैं, तो दैट इज़ हार्डवेयर। सो देखिए ये और एक डायग्राम हो गया। यूजर्स सबसे टॉप पे, डेफिनेटली वो किसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते हैं? किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो ये हो गया आपका एंड यूज़र, ठीक है। एंड यूज़र इन दोनों लेवल पे इंटरेक्ट कर रहा होता है, एक तो खुद यूज़र आ ही गया डेफिनेटली उसमें, और कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को वो रन कर रहा होता है। देन सिस्टम रिलेटेड में आ गया आपका यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें देखिए सिस्टम रिलेटेड में यूटिलिटीज़ में ये सारी चीज़ें भी हैं, शेल्स, एडिटर्स। तो सिस्टम प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सब आपका किस में आ गया? सिस्टम, इसमें सिस्टम के लेवल पे, ठीक है, यूटिलिटीज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हार्डवेयर के लेवल पे तो सारी चीज़ें मशीन फॉर्म में, मतलब बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। तो मशीन लैंग्वेज, फाइनली सारी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जा रही है? मशीन लैंग्वेज फॉर्म में, जिसको कंप्यूटर समझ पा रहा है। हर चीज़ कन्वर्ट होकर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में चेंज हो जा रही है। देन माइक्रो प्रोग्रामिंग, देन सीपीयू हो गया आपका, मेमोरी, आई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर हार्डवेयर में आ गई। नाउ अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू? ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन,
मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अपने आप में ये मेजर टॉपिक्स हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट पे 3-4 वीडियोस आएंगे, देन सिंक्रोनाइजेशन पे 3-4 होंगे, मेमोरी मैनेजमेंट पे 3-4 या 5-6 वीडियोस हो सकते हैं। फिर इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी जो है सॉल्व करेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे हम। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, फिर हम एक एक करके न्यूमेरिकल्स भी जितने ज़्यादा हो सके सॉल्व करेंगे, बट न्यूमेरिकल्स की अलग प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। उसमें बेसिकली सारे क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम या कॉलेज लेवल एग्ज़ाम में कह लीजिए, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूजीसी नेट, या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं अप्लाई कर रहा उसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट होगी। ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग के भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहले ये सारी जो बेसिक प्लेलिस्ट है ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, आपका बेस क्लियर करने के लिए है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। नाउ है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के वो देख लेते हैं हम। फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर. इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अपने आप में ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट इट इज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अपने अपने टास्क बटे हुए हैं, ठीक है। और उन कंप्लीट सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने का काम होता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, देन आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रिसोर्स एलोकेशन, डिस्क मैनेजमेंट, हर चीज़ को ही मैनेज करेगा। बट डेफिनेटली सबकी अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग टाइप्स के हैं। जैसे सबसे पहले तो देखते हैं यहीं से सिंपल, सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आप देख सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही था, जो सबसे पहले कंप्यूटर्स में यूज़ होता था। फर्स्ट जनरेशन में, शुरू के जनरेशन्स में ये यूज़ होता था। इन द 1970s, ये 1970s में ज़्यादा फेमस था ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन द 1970s बैच प्रोसेसिंग वॉज वेरी पॉपुलर. In this technique, similar types of jobs were batched together and executed in time. People were used to having a single computer which was called a mainframe. एक single computer था mainframe, उसी पे सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को क्या कर दिया जाता था, एक कंप्लीट बैच बना दिया जाता था। और उस बैच में जैसे एक होता ना, एक क्लासरूम में जैसे स्टूडेंट्स हो गए, उसको एक बैच कह दिया, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन उस बैच के सारे प्रोग्राम्स को एट अ टाइम एग्जीक्यूट किया जाता था। मतलब पहले एक जो भी जिस नंबरिंग पे वो बैच ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। एक बैच में चीज़ें चली जाती थी और वो एग्जीक्यूट होती थी एक साथ, एंड एक ही कंप्यूटर में सब होता था, और वो कंप्यूटर कहलाता था मेन फ्रेम। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम access is given to more than one person. They submit their respective jobs to the system for the execution. एक्सेस दे दिया जाता था एक से अधिक पर्सन को, ताकि वो अपने जो भी उनके टास्क उनको सबमिट कर सके एक पर्टिकुलर जॉब में फॉर द एग्जीक्यूशन। डेफिनेटली कुछ रूल्स तो होंगे ही इसके, रैंडमली तो नई बैचेस बन रहे होंगे, बट उसकी डेप्थ में हमको नहीं जाना है। द सिस्टम पुट ऑल द जॉब्स इन अ क्यू ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड देन एग्जीक्यूट्स द जॉब्स वन बाय वन. The users collect their respective output when all the jobs get executed. तो क्या होता था, सिस्टम सारे जॉब्स को सबने जैसे सबमिट कर दिया वन बाय वन, तो जॉब्स को वो एक क्यू बना देता था, एक लाइन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। जो पहले सबमिट किया था जिसने जॉब, उसका पहले एग्जीक्यूट होगा, और ऐसे वन बाय वन एग्जीक्यूट होके कंप्लीट बैच एक साथ एग्जीक्यूट होके फिर आपको आउटपुट मिल जाता था, और यूज़र कलेक्ट कर लेता था अपना रेस्पेक्टिव आउटपुट जो भी होता था, ठीक है। नाउ पर्पस देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पस है। द पर्पस ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज मेनली टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एज सुन एज द जॉब वाज कंप्लीटेड.
It contained a small set of programs called the resident monitor that always resided in one part of the main memory. The remaining part is used for servicing jobs. ठीक है, तो इसमें मेन पर्पस क्या होता था, वो आइडल नहीं रह रहा था। जैसे ही एक जॉब फिनिश हुआ दूसरा जॉब सबमिट हो जाता था, और पूरा बैच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता था वो टास्क कंप्लीट नहीं माना जाता था। ठीक है, एक बैच एक कंटिन्यूटी में वो एक के बाद एक उसके सारे जॉब्स एग्जीक्यूट होते थे। तो उसमें दो टाइप के जो है चीज़ों का यूज़ होता था। सबसे पहले तो एक छोटे से स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम्स का, जिसको हम रेजिडेंट मॉनिटर कहते थे, जो कि मेन मेमोरी का एक पार्ट में हमेशा ये चीज़ रहती थी, रेजिडेंट मॉनिटर। एंड रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग का काम था उन जॉब्स को एग्जीक्यूट करना, सर्विस करना। रेजिडेंट मॉनिटर उन जॉब्स का जो कलेक्ट करने का काम था। ठीक है, तो इसके भी बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो देखिए कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये देखिए ये बैच, ये जॉब्स है, ये एक कंप्लीट बैच में बहुत सारे जॉब्स एग्जीक्यूट होंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये हार्डवेयर हो गया। ठीक है, तो बैच में बेसिकली आपको यही याद रखना है। देखिए एक कंप्लीट बैच है जॉब्स का, एक के बाद एक जॉब एग्जीक्यूट होंगे। नाउ देखिए मेमोरी लेआउट ऑफ द, जो रेजिडेंट मॉनिटर था वो जितनी जगह घेरता था। ठीक है, तो ये था रेजिडेंट मॉनिटर। ये बाउंड्री हो गई, जैसे मेन मेमोरी का कुछ पार्ट में हमेशा रेजिडेंट मॉनिटर रिजाइड हो रहा था। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी रेजिडेंट मॉनिटर में, इंटरप्ट प्रोसेसिंग का काम होता था, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, जॉब्स को सीक्वेंस करने का, जैसे किसका नंबर आएगा, कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इन सब की मदद से जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता था। बाकी यूज़र प्रोग्राम एरिया हो गया, जिसकी मदद से जॉब्स जो है सर्विस हो रही, उनकी एग्जीक्यूट हो रही, यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहा है, जिससे वो अपना जॉब सबमिट करने का काम कर रहे, बाकी चीज़ें। ठीक है, सो मेमोरी लेआउट ऑफ रेजिडेंट मॉनिटर ये रहा। देन देखिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, बट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तभी तो बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए। यदि इतनी अच्छी बातें होती बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो देखिए उसके एडवांटेज कम है लेकिन डिसएडवांटेज ज़्यादा है। इसीलिए इसको रिप्लेस करने के लिए बाकी सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते गए, बट उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज के हिसाब से हो सकता है इसके एडवांटेज कम हो, डिसएडवांटेज ज़्यादा, बट जिस टाइम बिल्कुल शुरू की बात है तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी, एक जॉब एग्जीक्यूट हो रहा वही बड़ी बात थी। सो एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, द यूज़ ऑफ अ रेजिडेंट मॉनिटर इम्प्रूव्स कंप्यूटर एफिशिएंसी एज इट एलिमिनेट्स सीपीयू टाइम बिटवीन टू जॉब्स। देखिए एक के बाद रेजिडेंट मॉनिटर क्या करता था, जैसे ही एक जॉब हटा वो दूसरे जॉब को सबमिट कर देता था सीपीयू को, तो सीपीयू आइडल नहीं रह रहा था दो जॉब्स के बीच में। जब तक पूरा बैच कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सीपीयू पूरा बिजी रहता था, एंड देन एक बैच के बाद ही दूसरे बैच का नंबर आता था। नाउ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले है स्टारवेशन। बैच प्रोसेसिंग सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे भी हम बहुत चीज़ों में इसको देखेंगे इस टर्म को। स्टारवेशन का मतलब होता है कोई एक जॉब वेट ही किए जा रहा है, उस मतलब यदि कोई एक बहुत लंबा जॉब है तो छोटे जॉब्स वेट ही किए जा रहे कि कभी एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टारवेशन देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इजीली समझ में आएगा। देर आर 5 जॉब्स, J1 J2 J3 J4 J5। ठीक है, 5 जॉब्स आपके पास, J2 J1 J3, एक बैच मान लेते हैं इसको, 5 जॉब्स हैं। सो देर आर 5 जॉब्स इन द बैच। इफ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ J1 इज़ वेरी हाई, J1 सपोज बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, देन द अदर 4 जॉब्स विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड, उसको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और दे विल हैव टू, या तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे यदि कुछ प्रोसेसिंग कुछ ज़्यादा ही लेट हो रही है तो, और एग्जीक्यूट होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उनको वेट करना पड़ रहा है। लगभग ये कह लीजिए वो नहीं ही एग्जीक्यूट के बराबर, क्योंकि बहुत टाइम लग जा रहा है उसमें। हैंस द अदर प्रोसेसेस गेट स्टार्व। तो बेसिकली एग्जीक्यूट तो खैर हो जाता है स्टारवेशन प्रोसेस में, लेकिन इसमें क्या होता है वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि सब में टाइम, जैसे बहुत सारी जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स इसीलिए बने कि स्टारवेशन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। एक जॉब को कुछ टाइम दिया जाए, फिर दूसरों का भी नंबर आए, फिर दोबारा से चाहे उसको चला लो, जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में होता है
वो सब आगे देखेंगे हम, बट आपने राउंड रॉबिन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो स्टारवेशन प्रॉब्लम हो गई एक, तो डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। स्टारवेशन में ये देखिए और एक एग्जांपल है, जैसे क्यू में कैसे सबमिट होते थे जॉब्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ये सारे बैचेस में जॉब्स आ गए 1 to n, ये क्यू फॉर्म हो गई। सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर एग्जीक्यूशन सीपीयू पर गया। देन क्या रिसोर्सेज यूज़ होनी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी यूज़ करेगा वो जॉब, ठीक है। इस तरीके से जो है रिसोर्स एलोकेट हो जाती थी। नाउ नेक्स्ट है स्टारवेशन के बाद है नॉट इंटरैक्टिव। Batch processing is not suitable for jobs that are dependent on the user's input. If a job requires the input of two numbers from the console, then it will never get it in the batch processing scenario since the is not present at the time of execution. देखिए इधर एक बार बैच सबमिट हो गया, एक फिक्स प्रोग्रामिंग हो जाती है, उसका एक आउटपुट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम। बट जहाँ यूज़र को इंटरेक्ट करना पड़ जाए, कंसोल मतलब जहाँ से वो इनपुट कर सके कुछ नंबर्स, यूज़र को सपोज कोई कुछ चीज़ इनपुट करनी, सपोज यहाँ कुछ नंबर ही इनपुट करने, यूज़र इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है इन बिटवीन, तो नॉट इंटरेक्टिव है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। वरना कई बार क्या होता है प्रोग्रामिंग के बीच में कुछ यूज़र भी इनपुट कर दे अपनी तरफ से, तो फिर जो भी आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा। बट यहाँ इंटरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यूज़र नहीं इंटरेक्ट कर सकता, उसने एक बार सबमिट कर दिया तो कर दिया प्रोग्राम, ठीक है। उसका तो डायरेक्ट बस प्रोसेसिंग होकर आउटपुट मिल जाएगा, वो ले लेना है। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिया। मल्टी प्रोग्रामिंग देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन टू बैच प्रोसेसिंग वेयर द सीपीयू इज ऑलवेज केप्ट बिजी। ईच प्रोसेस नीड्स टू टाइप्स ऑफ सिस्टम टाइम, सीपीयू टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम। सो मल्टी प्रोग्रामिंग है तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन, बट इसमें क्या हो रहा है, सीपीयू थोड़ी देर भी जो है आइडल नहीं रह रहा है, सीपीयू हमेशा बिजी है, क्योंकि कोई भी जो प्रोसेस या जॉब रन हो रहा होता है तो उसे सिस्टम के दो टाइम चाहिए होते हैं, एक तो सीपीयू का वक्त और बीच में यदि इनपुट आउटपुट की कुछ प्रोसेसिंग हो रही तो इनपुट आउटपुट टाइम भी चाहिए। जिस टाइम इनपुट आउटपुट टाइम चाहिए तो सीपीयू क्या है, खाली बैठा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दूसरे प्रोग्राम को दे दिया जा रहा है सीपीयू को, ठीक है। एक इनपुट आउटपुट में बिजी है, फिर एक वेट कर रहा है अभी अपने नंबर के लिए, सपोज एक की प्रोसेसिंग ओवर, तो उसको फिर सीपीयू टाइम इस तरीके से जो है बिजी रखा जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एक जॉब आया, ठीक है, इस डायग्राम की बात करें तो सपोज सीपीयू पे वो सबमिट था, कुछ टास्क का, बीच में उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ गई। बैच प्रोसेसिंग में क्या है, सपोज ये जॉब 1 ही चल रहा है यहाँ पे J1, तो J1 इनपुट आउटपुट भी कर रहा है, तब भी सारे वेट ही करेंगे जब तक पूरा आउटपुट नहीं आ जाता। वो इनपुट आउटपुट फिनिश करके उसको सपोज फिर से सीपीयू की ज़रूरत हुई, वो आएगा, बट जब तक इनपुट आउटपुट टाइम वो यूज़ कर रहा है तो सीपीयू क्या है, खाली बैठ गया, इस पर कोई जॉब ही नहीं है। तो ये भी बैच प्रोसेसिंग का एक डिसएडवांटेज था जिसको पूरा करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। इसमें सीपीयू हमेशा बिजी है। In a multi-programming environment, when a process does its input-output, the CPU can start the execution of other processes. Therefore, multi-programming improves the efficiency of the system. System की efficiency improve हो रही है। एक process यदि input-output time को ले रही है, input-output में busy है, तो CPU में हम दूसरे program को execute, CPU time को कौन दूसरा program use कर रहा होता है, ठीक है। So, इससे system की efficiency increase हो रही है। सो ये देखिए, सपोज ये इनपुट सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज हो गया। जॉब्स इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हम देखते हैं, ये सीपीयू है, ठीक है, ये मेन मेमोरी है। डेफिनेटली इधर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम कर रहा है। देन ये प्रोग्राम से अलग अलग ABC, ये प्रोग्राम C सपोज सीपीयू के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। और प्रोग्राम A ने क्या किया, वो इनपुट आउटपुट टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, उसको कुछ सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। ये अपना जो भी आउटपुट जनरेट हुआ वो यहाँ पे सेव करना चाह रहा है। तो जिस टाइम प्रोग्राम ए यहाँ पे अपना आउटपुट डाटा सेव कर रहा है तो सीपीयू को तो यूज़ नहीं कर रहा है ये, तो इन द मीनवाइल प्रोग्राम बी को दे दिया गया है सीपीयू को, और सी यहाँ वेट कर रहा है सीपीयू के लिए। तो सारे ही प्रोग्राम बिजी हैं देखा जाए तो। सी लाइंड अप है कि कब मुझे नंबर आएगा, ए अपना इनपुट आउटपुट में बिजी है,
और ए बिजी है तब तक ऐसा नहीं कि सीपीयू आइडल है, प्रोग्राम बी को सबमिट कर दिया गया, देखिए एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है आपस में रन हो रहे हैं, कोई इनपुट आउटपुट का यूज़ कर रहा है, कोई सीपीयू का, और कोई वेट कर रहा है कि जैसे ही सीपीयू खाली होगा मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगा। प्रोग्राम सी यहाँ वेट कर रहा है। इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम थ्रू it increased as the CPU always had one program to execute. ये होगा throughput of the system. It increased as the CPU always had, हमेशा CPU के पास कोई ना कोई प्रोग्राम था, ठीक है। कितने प्रोग्राम्स एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट इज थ्रूपुट। तो ये थ्रूपुट होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम इट इंक्रीज्ड एज द CPU हमेशा बिजी था, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा तो दूसरा आ जा रहा है, ठीक है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो CPU इज़ ऑलवेज बिजी। रिस्पॉन्स टाइम कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम भी रिड्यूस हो जा रहा है, जल्दी से दूसरे प्रोग्राम को मौका मिल जा रहा है CPU के लिए। सो थ्रूपुट इंक्रीज हो जा रहा है और रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस हो जा रहा है। बाकी थ्रूपुट रिस्पॉन्स टाइम इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे आगे आगे। न्यूमेरिकल्स से जो है आपको ये जो टर्म्स है थ्रूपुट, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच वेरियस सिस्टम्स रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी यूजर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम। सो डिसएडवांटेजेस क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के? इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच, जहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो जा रही, मतलब इनपुट आउटपुट का भी यूज़ सही हो रहा है, सीपीयू का भी सही हो रहा है, बट दे डू नॉट, लेकिन यहाँ पे देखिए यूज़र इंटरेक्शन मिसिंग है, जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी था, ठीक है। सो यूज़र इंटरेक्शन इज मिसिंग हियर ऑल्सो। अब नंबर आता है, तो हमने कौन से दो ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। इन मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल कंप्यूटिंग इज अचीव्ड। देर आर मोर देन वन प्रोसेसर्स प्रेजेंट इन द सिस्टम which can execute more than one process at the same time. This will increase the throughput of the system. Throughput का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। यहाँ पैरेलल कंप्यूटिंग आ गई। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ही एक साथ बहुत सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो यहाँ प्रोसेसर्स भी एक से अधिक हैं। जैसे अभी तक तो एक ही प्रोग्राम आप देख रहे थे यूज़ हो रहा है एट ए टाइम, सीपीयू पे एक ही प्रोग्राम है या इनपुट आउटपुट पे एक ही प्रोग्राम इंटरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ सीपीयू की यदि बात करें तो अब एक साथ दो तीन प्रोग्राम्स या जितने भी प्रोसेसर्स आप यूज़ करें, या पैरेलल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, तो उतनी प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो पा रही है, ठीक है। तो पैरेलली मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली थ्रूपुट बढ़ जाएगा ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इन मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल कंप्यूटिंग इज अचीव्ड। सो यहाँ पैरेलल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। मोर देन वन प्रोसेसर प्रेजेंट इन द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली विच विल इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा सिस्टम का। ये देखिए एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की वर्किंग, ये मेन मेमोरी हो गई, देन प्रोसेसर्स है तो CPU 1 मान लीजिए, देन CPU 2, दो प्रोसेसर्स है तो दो प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होंगी। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हो गया, इधर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, IO यूनिट्स, तो अलग अलग पैरेलली आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ एक प्रोसेस रन हो रही है, यहाँ हो रही है, ठीक है। सो डिपेंड्स कि कितने प्रोसेसर्स है तो उस हिसाब से प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जा रही है। देन टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, जो कि इसके बहुत डेप्थ में हमको नहीं जाना है। सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक होता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे हम कहीं और भी वीडियोज़ में देखेंगे, बट यहाँ बहुत डेप्थ में हमें नहीं देखना है, ठीक है। बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं हर एक चीज़ के, बेसिक आइडिया ले रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी ड्यू टू द मल्टी प्रोसेसिंग, रिलायबल का मतलब होता है भरोसा, भरोसा बढ़ गया है यहाँ पे।
increased reliability due to the multiprocessing system. Processing tasks can be distributed among several processors. This increases reliability as if one processor fails, this task can be given to another processor for completion. क्या होता है, यदि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स का यूज़ कर रहे हैं पैरेलली, सपोज एक प्रोसेसर फेल भी हो गया तो दूसरा प्रोसेसर कर लेगा उसे, तो यहाँ पे रिलायबिलिटी बढ़ जा रही है, ठीक है. नाउ इंक्रीज्ड थ्रूपुट, ये थ्रूपुट होगा, ठीक है. इंक्रीज थ्रूपुट एज सेवरल प्रोसेसर्स इंक्रीज मोर वर्क कैन बी डन इन लेस टाइम. लेस टाइम में मोर वर्क हो सकता है, ठीक है. इसको आप जो है ठीक कर लीजिए. थ्रूपुट इंक्रीज हो जा रहा है. थ्रूपुट का मतलब ही होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही. तो बहुत सारे प्रोसेसर्स है तो बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही है, तो मोर वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो थ्रूपुट इंक्रीज हो जा रहा है सिस्टम का. डिसएडवांटेजेस देखते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स. देखिए प्रोसेसर्स ज़्यादा तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी. एंड सोफिस्टिकेटेड एज इट टेक्स केयर ऑफ मल्टीपल CPU साइमल्टेनियसली. सोफिस्टिकेटेड हो जाते, इसका जो है यूज़, इसको हैंडल बहुत केयरफुली करना पड़ता है, और प्लस इसके लिए एक डिज़ायर्ड नॉलेज भी चाहिए, ठीक है. एक लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज चाहिए यहाँ पे. सो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड एज इट टेक्स केयर ऑफ मल्टीपल CPU साइमल्टेनियसली. कभी भी कोई टास्क जब ईजी किया जाता है ना, तो डेफिनेटली ईजी और ज़्यादा टास्क परफॉर्म एफिशिएंसी बढ़ रही, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज होती है, ठीक है. बट आजकल क्या है, चीज़ें सिंप्लीफाई भी हो रही, टास्क भी अच्छे से हो रहा है, तो वो इट डिपेंड्स कि इसी को कहते हैं कि चीज़ें सिंपलर भी हो रही हैं और ईजियर भी हो रही है. नाउ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम देखते हैं. The multitasking operating system is a logical extension of a multiprogramming system that enables multiple programs simultaneously. It allows a user to perform more than one computer task at same time. ये मल्टी प्रोग्रामिंग का ही लॉजिकल एक्सटेंशन है. मतलब इसमें सच में बहुत सारे प्रोसेसर्स भले ही यूज़ ना हो, बट एक ही यूज़र बहुत सारे टास्क कर सकता है. जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे देख लीजिए, एक साथ बहुत सारी फाइल्स खुली है, ब्राउज़र भी खोल लिया आपने, आप एक फ़ाइल पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो एक साथ कई टास्क आप परफॉर्म कर पा रहे हैं. बट फैक्ट ये होता है कि वो दिख रहा है आपको कि आप बहुत सारे टास्क कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक पर्टिकुलर टास्क ही CPU टाइम ले रहा होता है, ठीक है. लॉजिकली जो है आपको दिखेगा कि बहुत मल्टी प्रोग्रामिंग में जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है तो वहाँ पे प्रोसेसर्स भी अलग अलग थे, बट मल्टीटास्किंग में एक ही यूज़र बहुत सारे टास्क कर सकता है, तो इसलिए इसको लॉजिकल एक्सटेंशन कहा गया. कि लगेगा कि बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली एट अ टाइम एक ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है. जैसे देखिए ये एक डायग्राम है, ठीक है. CPU है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आपने आपने वर्ड भी ओपन कर रखा है, वेब ब्राउज़र भी, मेल ID पे भी आपका वर्क चल रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं एक ही यूज़र. तो इसी चीज़ को हम मल्टीटास्किंग कह देते हैं, जो कि आप बेसिकली आज के जो है डेस्कटॉप पे कह लीजिए, लैपटॉप पे कह लीजिए, एक साथ कई प्रोसेसेस ओपन रहती हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग भी दो टाइप के होते हैं, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग एंड कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग. कोऑपरेटिव में क्या होता है, एक साथ सच में सारे टास्क आप कर रहे होते हैं, बट प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, यदि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आ गया तो दूसरे टास्क को हॉल्ट भी करना पड़ जाता है. किसी में प्रीएम्प्टिव नहीं होता है, ठीक है. अब प्रीएम्प्टिव और ये सब क्या होता है, ये हम आगे हर एक चीज़ को हम डेप्थ में देखेंगे. आप धीरे धीरे सारे वीडियोस को देखते जाइए, तो जैसे ही आप कंप्लीट प्लेलिस्ट ख़त्म करेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेम ही टर्म्स बार बार आएंगे अलग अलग वीडियोस में, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव. तो मल्टीटास्किंग कितने टाइप्स की हैं, प्रीएम्प्टिव एंड कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग. अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोर सुटेड टू सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली. वो हम देख ही चुके, मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, या सिंगल यूज़र भी एक साथ मल्टीटास्क कर सकता है, मतलब बहुत सारे टास्क को. द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ वेल डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट. यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा होता है, ठीक है. और डेफिनेटली इन सब के लिए डेडिकेटेड एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है. सो ये ऐसे ही हमको दिख रहा है कि मल्टीटास्किंग हो जा रहा है, बट इसके पीछे डेफिनेटली कुछ
प्रोग्रामिंग होती है, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है मल्टीटास्किंग के? द मल्टीपल प्रोसेसर्स आर बिजियर एट द सेम टाइम टू कंप्लीट एनी टास्क इन अ मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, सो द सीपीयू जनरेट्स मोर हीट। यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रही थी, तो सपोज मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, हर प्रोसेसर अपना अलग अलग टास्क लिए हुए। मल्टीटास्किंग में क्या हो सकता है मल्टीपल प्रोसेसर्स एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करने में लगे हों, ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है। देन आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम which includes software and associated protocols to communicate with each other computers via a network conveniently and cost effectively is called network operating system। ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आजकल जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है कि आपस में सिस्टम्स एक साथ कम्युनिकेट कर पा रहे, तो जब आप मेरी नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी होता नहीं है, क्योंकि दो कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं नेटवर्क पे, कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स का यूज़ हो रहा होता है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं नेटवर्किंग में, ठीक है, हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेडिकेटेड बना दिया गया है सिर्फ नेटवर्क के लिए, ताकि नेटवर्क पे चीज़ें एफिशिएंटली रन कर सके, प्लस कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो नेटवर्क पे कन्वीनियंटली कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ का ध्यान रखता है? इसमें वो सारे सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल्स, वो सारी चीज़ों से ये डील करता है जिसमें जो नेटवर्किंग में हमको हेल्प करता है, ठीक है। इसका काम सिर्फ नेटवर्किंग को संभालने का है। सो एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्किंग को देखता है, कंप्यूटर्स में आपस में जो नेटवर्किंग हो रही है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि आज के ज़माने में देखिए हर चीज़ ऑनलाइन है, या आपस में कितना इंटरेक्शन है इंटरनेट के माध्यम से, तो इसीलिए चीज़ें बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया जिसको कहेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एजेंट्स हो गए, यूज़र कह लीजिए, इसको आप होस्ट कह सकते हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर पैनल, ठीक है। फिर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हो गए, सर्वर हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, वीडियो डाटा स्टोर हो गया, सर्वर सॉफ्टवेयर, सो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, एक कंप्यूटर दूसरे से, क्लाइंट सर्वर सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये सब किसकी मदद से हो रहा होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में पीयर टू पीयर सिस्टम हो गया और क्लाइंट सर्वर हो गया। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर ये आप नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। पीयर टू पीयर में क्या होता है, जैसे 2-3-4 कंप्यूटर हैं, तो ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ ये इसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे, इसके साथ, ठीक है, बगल बगल में जो है सबकी अपनी अपनी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये यहाँ से भी कर सकता है। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर होगा और बाकी सारे क्लाइंट्स, तो इनको सर्विस किसके माध्यम से मिलेगी? सब सर्वर से ही कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उन्हें कुछ भी रिक्वेस्ट चाहिए तो वो सर्वर से मांगेंगे, सर्वर फिर वापस उनको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ये क्लाइंट सर्वर हो गया। बाकी क्लाइंट सर्वर सिस्टम, पीयर टू पीयर सिस्टम, ये आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो शुरू के ही कुछ वीडियोस में आपको ये दिख जाएगा। नाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम: इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूसेस ड्यू टू द डिवीजन बिटवीन क्लाइंट्स एंड द सर्वर। नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ क्लाइंट और सर्वर के टास्क जो है डिवाइड हो जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ लेस एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड मेंटेन। ये लेस एक्सपेंसिव होता है और मेंटेन करना भी ईजियर रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द फेलियर ऑफ एनी नोड इन अ सिस्टम अफेक्ट्स द होल सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक नोड यदि फेल हुआ तो आपका पूरा सिस्टम फेल होने के चांसेस रहते हैं। नाउ सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस आर इम्पॉर्टेंट इश्यूज, सो ट्रेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस यहाँ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, सो यहाँ पे ट्रेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। In real-time systems, each job carries a certain deadline within which the job is supposed to be completed. Otherwise, the huge loss will be there, or even if the result is produced, it will be
तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हर जॉब की एक सीमित सीमा होती है, उसी के अंडर वो काम करना, वरना उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम कह लीजिए, कोई भी टिकट बुकिंग सिस्टम कह लीजिए, एक टाइम के बाद उसकी रेलेवेंस नहीं रहती। तो कई बार क्या होता है, वो डेडलाइन जाने के बाद ह्यूज लॉस हो सकता है, या फिर आपका टास्क कंप्लीट ही नहीं होगा, आपको वो रिजल्ट मिल भी जाता प्रॉपर, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। रियल टाइम मतलब एक पर्टिकुलर डेडलाइन, उस सीमा के अंडर ही वो टास्क होना चाहिए। The application of a real-time system exists in the case of military applications. If you want to drop a missile, then the missile is supposed to be dropped with a certain precision. तो application of real-time system क्या होता है, जैसे कि मिलिट्री एप्लीकेशंस में हो गया, यदि आपको मिसाइल ड्रॉप करनी है तो वो एक पर्टिकुलर सीमा में ही होनी चाहिए। देन द मिसाइल इज सपोज टू बी ड्रॉप विद एक प्रेसिशन होता है इन चीज़ों का, ठीक है। देन आपका जैसे रॉकेट वगैरह से रिलेटेड भी, जहाँ पे बहुत एक्यूरेटली और एक सीमित टाइम में वो चीज़ होनी चाहिए, वरना बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, देन टास्क शेड्यूलिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट, रीड और राइट, ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक सीमित डेडलाइन पे देखिए, टाइम का पूरा वो इधर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्ट रियल टाइम एंड फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम 3 टाइप्स के हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, ईजी टू ले आउट, डेवलप एंड एग्जीक्यूट रियल टाइम एप्लीकेशंस अंडर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है। इस ईजी टू ले आउट है, डेवलप करना भी आसान है और एग्जीक्यूट करना भी ईजी रहता है, किनको, रियल टाइम एप्लीकेशन। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेडिकेटेड है फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस। In a real-time operating system, the maximum utilization of devices and system, मैक्सिमम यूज़ होता है क्योंकि एक सीमित सीमा में टास्क एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर वेरी कॉस्टली टू डेवलप, ये कॉस्टली होते हैं, एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कैन कंज्यूम क्रिटिकल CPU साइकिल्स। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और क्रिटिकल CPU साइकिल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सीमित सीमा में यूज़ होते हैं। बट यदि हम रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करें तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ठीक है। कंपैरेटिवली ये इसका लेआउट भी इजी रहता है, डेवलप करना भी, एग्जीक्यूट करना भी फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस, उनके हिसाब से ये सिस्टम ठीक है। बाकी अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और ये CPU साइकिल्स की, क्रिटिकल CPU साइकिल्स को कंज्यूम कर रहा होता है। देन है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन टू सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। हर प्रोग्राम को, हर इसको जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं या प्रोग्राम्स हैं, उनको एक टाइम शेयर कर दिया जाता है कि तुम उस पर, जैसे P1 प्रोग्राम है, उसको इतने टाइम के लिए रिसोर्सेज एलोकेट हो गए, चाहे वो CPU हो, चाहे इनपुट आउटपुट हो, जो भी रिसोर्सेज है एक सीमित समय के लिए दे दिया जाता है, ताकि टाइम शेयर हो रहा है यहाँ पे प्रोसेसेस के बीच में। फिर उस प्रोसेस को हटा के दूसरे का नंबर आ जाता है वो समय ख़त्म होने के बाद। Thus it helps to provide a large number of users direct access to the main computer। हो रहा होता है टाइम शेयरिंग, बट बहुत सारे यूजर्स साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट कर पा रहे होते हैं एक सिंगल कंप्यूटर से। It is a logical extension of multi-programming. In time sharing, the CPU is switched among multiple programs given by different users on a scheduled basis। Different users में CPU change हो जाता है। अभी प्रोग्राम P1 को एग्जीक्यूट कर रहा था, फिर P2 को, इसीलिए इसको लॉजिकल एक्सटेंशन कहा गया। फिजिकली बहुत सारे CPU नहीं आ गए, एक ही CPU जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट एट अ टाइम एक ही को ले रहा है, ठीक है। नाउ a time sharing operating system allows many users to be served simultaneously, so sophisticated CPU scheduling schemes and input output management are required। तो यहाँ पे डेफिनेटली CPU scheduling schemes कह लीजिए, algorithms कह लीजिए, उसका यूज़ हो रहा है।
प्लस प्रॉपर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो रही है। तो ये सब तो अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसी पे जो है आगे वीडियोस आएंगे। ये बहुत जो हैं बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू बिल्ड। डेफिनेटली देखिए, यदि बार बार सीपीयू स्विच हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किस टास्क को कितना टाइम देना, अच्छा फिर ये भी मैनेज करना होता है कि अच्छा ये टास्क अब इनपुट आउटपुट में बिजी है तो दूसरे को दो, प्रोग्राम दूसरे को सीपीयू दो। तो ये बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है और बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही होती है ये। सो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव टू बिल्ड है, कॉस्टली है। टाइम शेयरिंग इन केस ऑफ सपोज 8 यूज़र्स है, तो सीपीयू को 8 यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टाइम शेयर हो जा रहा है, बस कभी यूज़र 1 के पास है सीपीयू, कभी 2 के पास। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर जो है एल्गोरिदम्स होते हैं इस सीपीयू शेड्यूलिंग के, वो आगे देखेंगे हम आगे की वीडियोस में। नाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। The time sharing operating system provides efficient utilization and sharing of resources. This system reduces CPU idle and response time. ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ यूटिलाइजेशन इफेक्टिव हो रहा है, रिसोर्सेज शेयर हो जा रही हैं और इसमें सीपीयू आइडल नहीं रह रहा है, तो और रिस्पॉन्स टाइम दूसरी प्रोसेसेस को भी मौका जल्दी मिल जा रहा है। तो दिस सिस्टम reduces सीपीयू आइडल एंड रिस्पॉन्स टाइम। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? Data transmission rates are very high in comparison to other methods. Data transmission rate काफ़ी high है. Then security and integrity of user programs loaded in memory and data needed to be maintained as many users access the system at the same time. सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र्स प्रोग्राम्स ये भी दाव पे लग जाते, क्योंकि एक साथ बहुत सारे जो है यूज़र्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी को भी ध्यान में देना होता है, इंटीग्रिटी भी। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर यूज़र का ही टास्क एफिशिएंटली जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी दाव पे लग जाती है यहाँ पे इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। The distributed operating system is not installed on a single machine. It is divided into parts and these parts are loaded on different machines. Distributed मतलब लोकेशन ही डिफरेंट हो गई, ये एक सिंगल मशीन पे इंस्टॉल है ही नहीं, इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और ये पार्ट्स भी अलग अलग मशीन्स पे हैं, मतलब एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ये। अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ऑन ईच मशीन टू मेक देयर कम्युनिकेशन पॉसिबल। अलग अलग मशीन्स पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हो गई। सो यहाँ पे इसको कह देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर मच मोर कॉम्प्लेक्स हो गए, लार्ज हो गए एंड सोफिस्टिकेटेड देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ वेरिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ होगा, क्योंकि टास्क ही अलग अलग कंप्यूटर पे शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है व्यू देखिए। सपोज ये होस्ट है, सीपी होस्ट गेटवे, ये डिफरेंट, ये तो आपके नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स आ गए। लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, ये गेटवे हो गया, होस्ट हो गया। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बहुत डेप्थ में मत जाए, इसके लिए आप नेटवर्किंग की जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे लैन क्या होता है आपको पता चलेगा, गेटवे क्या होता है, होस्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होती है, सारी चीज़ें आपको वहाँ इजीली पता चलेंगी। तो देखिए हर जो यूनिट कह लीजिए वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है मिलते जुलते हैं, मतलब आपको सब साथ में लेके चलना पड़ेगा। नेटवर्किंग पढ़ रहे तो उधर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे तो नेटवर्किंग की चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो आप देखेंगे हर चीज़ कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। कुछ बेसिक यूनिट्स है, बेसिकली जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें तो कहीं ना कहीं ये बेसिक यूनिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस हो गया, देन आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, डाटा स्ट्रक्चर्स, ये सब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप एक दूसरे मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए अचानक से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो चीज़ें सब इंटर रिलेटेड है, बेसिक यूनिट्स तो आपको आनी ही चाहिए। नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, देन प्रोग्रामिंग,
बाकी जो बेसिक सारी यूनिट्स हम कवर करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जा रही है यहाँ पे, एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज फॉल्ट टॉलरेंट। कोई फॉल्ट हो जा रहा है तो वो टॉलरेट हो जा रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना, एक सेंट्रलाइज लोकेशन तो है नहीं कि वहाँ फॉल्ट हुआ और सब फेल। डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक जगह फॉल्ट है तो लिमिटेड बस उस फॉल्ट को ठीक कर लो, तो बाकी चीज़ें तो वर्क कर ही रही हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटोकॉल ओवरहेड कैन डोमिनेट कंप्यूटेशन कॉस्ट। प्रोटोकॉल ओवरहेड है यहाँ पे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल तो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में जो नेटवर्किंग में यूज़ हो रहा है जिन प्रोटोकॉल्स का, तो प्रोटोकॉल्स का ओवरहेड ज़्यादा है यहाँ पे वो कंप्यूटेशन की कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।